नमस्ते, राधे राधे, शुभ संध्या सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AVH कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप अभी तक 16 लेक्चर में देख चुके हैं, हमने संस्कृत व्याकरण से संबंधित कुछ संज्ञाओं की चर्चा कर रहे थे, जिसमें मुख्य संज्ञाएं जो थी उनकी हमने चर्चा कर दी है। और आज हम चर्चा करेंगे संधियों की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संस्कृत वालों के लिए। और संस्कृत के साथ साथ अन्य जो भी किसी अन्य तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरी कंपटीशन एग्जाम्स की, यूपी पुलिस, लेखपाल वगैरह की, तो उसमें हिंदी में भी संधियाँ पूछी जाती है। किसमें? हिंदी में भी संधियाँ पूछी जाती हैं। तो संधियाँ संस्कृत की हो या हिंदी की हो, संधि तो वही रहती हैं, बस क्या है कि बस समझाने का तरीका अलग हो जाता है। इसलिए यदि जो हिंदी वाले हैं वो भी पढ़ सकते हैं, यदि समझ में आता है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग संधि। तो संधि में सबसे पहले संस्कृत में हम बात कर रहे हैं, तो संधि में भी कई चीज़ें होती हैं कि संधि में कौन सा लिंग है और संधि में कौन सा उपसर्ग, कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम छोटी सी जो चर्चा प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं वो क्या है कि संधि में लिंग कौन सा होता है। ठीक है, संधि में पहले इसे देख लीजिए, उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग है। कौन सा? सम उपसर्ग है। धा धातु होती है और की प्रत्यय होता है। क्या? सम धन धा धन की होता है, बराबर क्या बनता है आपका? संधि। यही प्रश्न ये बन जाता है कि संधि में कौन सा लिंग होता है। तो बताइए कौन सा लिंग होता है संधि में? आपकी जानकारी के हिसाब से बताइए, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? तो बता सकते हैं क्या होता है। तो ज्यादातर मन में सबके में आ रहा होगा कि स्त्रीलिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं। संधि में पुल्लिंग होता है। कौन सा? पुल्लिंग होता है। ये लिंग की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी पूछ लेता है कभी कभी कि संधि शब्द में, संधि वर्ड में कौन सा लिंग होता है। अच्छा, संधि का अर्थ क्या होता है? जैसा आप लोग देख रहे होंगे, संधि यानी किसी किन्हीं दो लोगों में या दो व्यक्तियों में संधि हो जाना। सुना होगा आपने कि पहले के राजा थे, उन दोनों में संधि हो गई। अर्थात यानी दो लोगों का या दो वर्णों का परस्पर एक हो जाना संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? दो वर्णों का परस्पर एक हो जाना संधि कहलाती है। कहते हैं वर्णानाम परस्पर विकृत, वर्णानाम परस्परम विकृतमत संधानम संधि, यानी परस्पर वर्णों का विकृत रहित या विकृत सहित एक हो जाना क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। जिसे हम चाहें तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं, वर्णों का परस्पर विकृत सहित एक हो जाना, एक हो जाना क्या कहलाता है? संधि। संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। ठीक है, समझ रहे होंगे संधि किसे कहते हैं। यानी वर्णों का परस्पर एक हो जाना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। इससे वर्णों के जो मेल में जो परिवर्तन होता है, यानी पहले कोई और वर्ड है, पहले इससे पहले मैंने एक बताई थी, एक संहिता संज्ञा पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? संहिता संज्ञा पढ़ाई थी। तो संधि में क्या होती है? नित्य संहिता होती है। संहिता होती है यानी, और संहिता का सूत्र क्या था? परह सन्निकर्षः संहिता, यानी परस्पर सन्निकट हो जाना, यानी परस्पर सन्निकट हो जाना किन्हीं वर्णों का संहिता कहलाती है। जैसे बताए थे हम, एक एग्जाम्पल में बताए थे, रमाधन ईश, यानी आधन ईश मिलकर के क्या बनते थे? ए बन जाते थे। इसलिए रमेश में क्या होती थी? संहिता हो जाती थी। तो संधि की जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो कुछ ज्यादा चर्चा ना करते हुए केवल हम देखते हैं कि संधि का मैंने ये बता दिया हूं, और बाकी ये संधि होती कितने प्रकार की हैं। चलिए चर्चा करते हैं आगे। इसे नोट करते रहना साथ ही साथ। संधि कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले यहां से प्रश्न ये बन जाता है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो बताएंगे संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि
तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि और व्यंजन संधि, और कौन सी है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि दिखाई दे रहा है? ठीक है। अच्छा, यहीं पे स्वर संधि को और किस नाम से जानते हैं हम? अच संधि भी कह देते हैं। क्या? अच संधि। व्यंजन संधि को क्या कह देते हैं? हल संधि। क्या? हल संधि। स्वर संधि को अच संधि और व्यंजन संधि को हल संधि। अब यहां पर हम एक एक को लेकर के हम चर्चा करेंगे। नोट हो गया? चलिए, तो सबसे पहले हम स्वर संधि की चर्चा करेंगे, यानी स्वर संधि किसे कहते हैं। यानी स्वर संधि को क्या कहते हैं? अच संधि कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है। इसे स्वर भी लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यानी स्वर संधि कहते हैं, यानी स्वरों का परस्पर में मिल करके एक हो जाना क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। जैसे आ प्लस आ मिल करके क्या हो जाए? आ हो जाए, तो ये स्वर संधि है। ठीक है, ई प्लस ई मिल करके दीर्घ ई हो जाए, स्वर संधि है। उ प्लस उ मिल करके दीर्घ उ हो जाए तो क्या है? स्वर संधि है। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे हम चर्चा करें कौन सी संधि की स्वर संधि के अंतर्गत कौन सी आती है? हमारी आती है दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि आती है। डायरेक्ट हम वो चर्चा कर रहे हैं जो प्रश्न पेपर में बनते हैं, जहां से उनकी चर्चा हम कर रहे हैं सीधे। देखते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि से ही आपको विदित हो रहा है कि दीर्घ या दीर्घ माने बड़ा हो जाना, जहाँ पे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, अच्छा, दीर्घ संधि का मैंने कुछ प्रत्याहार आप लोगों को लिखाए थे, याद भी करवाए थे कि प्रत्याहार कैसे बनते, बनाना भी बताए थे हम आप लोगों को। ठीक है, तो दीर्घ संधि का एक सूत्र होता है। कौन सा? अभी समझ लेना, यदि प्रत्याहार आप लोग बनाना सीख गए थे तो अभी समझ में आ जाएगी। कैसे? अकह सवर्णे दीर्घ। क्या? अकह सवर्णे दीर्घ। यदि आपने संस्कृत में, यही तो है खासियत कि वो सूत्र के आधार पर चलती है, और जिसने यदि एक बार सूत्र समझ लिया तो उसे कभी भी संधि में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखते हैं अकह सवर्णे दीर्घ, यानी अक क्या चीज है इसमें, सवर्ण क्या है, दीर्घ क्या है। इन शब्दों की विस्तृत अलग अलग हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो यानी हमने एक बताया था कि एक अक प्रत्याहार होता है। क्या होता है? अक प्रत्याहार होता है, जिसके अंतर्गत 5 वर्ड होते हैं। कौन से? 5 वर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखेंगे, अ, ई, उ, री और ल। यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ड आते हैं। अब हमने कहा है अकह सवर्णे, यानी अक का सवर्णी हो। सवर्णी यानी समान वर्ड हो। तो यानी इसका सवर्णी क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं, बस इतना समझ गए, संधि खत्म है यहीं पे, बस समझ लीजिए बस एक बार में। सवर्णी कौन कौन से वर्ड, यानी इसी के समान वर्ड कौन से होंगे? आ होगा या दीर्घा होगा, ये दोनों सवर्णी है। ई होगी या दीर्घ ई होगी। ठीक है, इसके साथ उ होगा या दीर्घ उ होगा। री के साथ क्या है? या तो री होगी या फिर दीर्घ री होगी। ये हिंदी में दीर्घ री नहीं मिलती है, लेकिन संस्कृत में आप लोग देखने को बस मिलेगी। और ल का दीर्घ होता नहीं है। ल का क्या होता है? दीर्घ होता नहीं। तो उसको सवर्णी बनाने के लिए क्या करते हैं? या तो लिरा के बाद लिरा ही आ जाए या फिर री आ जाए। ठीक है, क्योंकि वार्तिक लिखा, कात्यायन महोदय जी ने एक वार्तिक लिख दिया था कि री ली वर्णयोर मिथा सवर्ण्यम वाच्यम, यानी री और ल दोनों वर्ड कैसे हैं? सवर्णी होने चाहिए, सवर्णी समझने चाहिए। किससे? वार्तिक से। वार्तिक किसने लिखे हैं? कात्यायन महोदय जी ने लिखे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, यानी अक है, अक का सवर्णी ये हो गए, यानी अक प्रत्याहार में हमारे आयु री हो गए, इनके सवर्णी ये हो गए।
अब अक प्रत्याहार हम जो पढ़ रहे हैं ना, इसका यदि ह्रस्व आ कहीं दिखा, यानी अक प्रत्याहार में 5 ही वर्ड आपको दिख रहा है, लेकिन जरूरी है नहीं है कि आ के साथ केवल आ ही हो, इसके साथ दीर्घ आ भी समाहित रहता है इसी में अपने आप। ई के साथ केवल छोटी यानी ह्रस्व ई नहीं, इसके साथ दीर्घ ई भी समाहित रहती है, ऊ भी है, इसमें भी दीर्घ ऊ रहता है। इसे चाहो तो आप अपनी कॉपी पे नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं का दीर्घ हो जाना क्या, यहां पर देख लीजिए, यानी अक हो गया, अब ये सवर्णी हो गया, यानी अकह सवर्णे दीर्घा, यानी अक के बाद यदि उसी का समान वर्ण या सवर्णी वर्ण आ जाए तो वहां पर कौन सा हो जाए, दीर्घ हो जाए। तो जैसे अब दीर्घ होगा तो क्या होगा, यानी ह्रस्व आ के बाद में या दीर्घ आ के बाद में उसी का ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो क्या बनेगा, दीर्घ आ बनेगा। ई के या ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद में कोई भी ह्रस्व या दीर्घ ई आ जाए तो वहां पर क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगी, ठीक है। उसी प्रकार ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ के बाद में कोई ह्रस्व या दीर्घ ऊ आ जाए तो वहां पर दीर्घ ऊ बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार री ह्रस्व री या दीर्घ री के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ री आ जाए तो वहां पर क्या बनेगा, दीर्घ री बनेगा, ठीक है। और ल के बाद में लरा आ जाए या री आ जाए तो वहां पर क्या बनेगा, दीर्घ री बन जाएगी, दीर्घ री, ठीक है। ये यहाँ का विधान रहता है कि ल का दीर्घ नहीं होता, इसलिए री पहुंच जाता है। यानी कात्यायन जी ने वार्तिक जो लिखा था री ली बड़े और में था सवर्णिम वाच्य, उन्हें आवश्यकता पड़ी ल का दीर्घ करने की, तो उसका सवर्णी तो था नहीं कोई, तो दीर्घ कैसे करना था, तो उन्होंने इस वार्तिक से कहा कि हम री आपको दे देते हैं अपना, इससे आप अपना दीर्घ बना सकते हैं, अकेला ना समझे अपने आप को, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि ल के साथ दीर्घ रि पहुंच जाता है, वहां पर री हो जाता है दीर्घ में। यदि आपने इतना कर लिया तो समझ में आ गया, तो संधि पूरी खत्म यहीं पे हो जाती है। अब तो बस एग्जाम्पल लगाने रहते हैं, यानी अक अकह सवर्णे दीर्घा, देखिए ये अक प्रत्याहार था, इसी के सवर्णी वर्ड आ गए, सवर्णी वर्ड जब आ जाए अक के बाद में तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, यानी अकह सवर्णे दीर्घ। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, जैसे विद्याधन आल है, यानी आप प्राइमरी के मास्टर बनने जा रहे हैं या जूनियर के मास्टर, और विद्यालय की संधि विच्छेद नहीं बताई बच्चे को तो आपने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले विद्याधन आल है, इसी को देख लेते हैं, विद्यालय, ठीक है। अब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए, तो इसको हमेशा ऐसा तोड़ते हैं कि दो शब्दों में विभाजित तो हो लेकिन दोनों शब्द कैसे हो, सार्थक हो। तो यहां पर देखेंगे हम क्या करेंगे, जहां दीर्घ मात्रा कहां दिख रही है, ध्या पर, तो यहां करेंगे विद्या धन आलय, ठीक है, विद्या धन आलय। अब यहां पर देखिए विद्या के धा में आ है, यहां पर विद्या हम हलंत कर लेते हैं और आ दीर्घ इधर निकाल लेते हैं, और इधर क्या है, आलय का आ और लया पीछे, ठीक है। यानी दोनों आ दीर्घ दीर्घ, यानी अक ये भी है अक वो भी है, दोनों सवर्णी वर्ड हैं, तो जब आ और आ जब मिल गए तो क्या बना, यहां पर दीर्घ आ ही रहेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, विद्यालय, ठीक है, सवर्णी होना चाहिए, क्लियर है इतना। चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसी आधार पे। अच्छा इसे नोट कर लेना, आप इसकी शॉट लेते रहना, आगे मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं आपको। अगला एग्जांपल देख लीजिए, पुस्तकालय, कौन सा, पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है। अब देखिए पुस्तक, अब देखिए दीर्घ कहां पे आ रहा है, दीर्घ मात्रा कहां आ रही है, हम देखेंगे का पे, तो हमेशा यहीं से अलग होने का, जहां दीर्घ होता है वहीं से चांस अधिक रहते हैं। और दोनों वर्णों को देख लेना कि यहाँ पर सार्थक हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या हुआ, पुस्तक धन आलय, ठीक है, पुस्तक धन आलय। तो देखिए पुस्तक के का में से जब आ अलग करेंगे तो ह्रस्व आ बचेगा, और आलया में आ है ही पहले से, तो देखिए ये भी अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और ये भी अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है,
ठीक है। तो ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलकर के क्या बने यहाँ पे, दीर्घ आ बन जाते हैं। ठीक है, जब दीर्घ आ बन जाएगा तो पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, क्या बना, पुस्तकालय। संधि में हमेशा एक रूल यही रहता है कि दोनों वर्ड कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लीजिए, रवि धन इंद्र। रवि धन इंद्र, अब यह विच्छेद किया हुआ, अब इसका संधि वर्ड बनाना, तो कैसे बनेगा। अब इसका देखिए दोनों में से, तो यहां पर करेंगे रव, रव वाह हलंत रहेगा तो क्या बचेगा, ई निकलेगा इधर, ह्रस्व ई, और इधर भी ह्रस्व ई है। तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर के क्या बताए थे, अकह सवर्णे दीर्घ, यानी अक का सवर्णी अक आ जाए, यानी अक प्रत्याहार का कोई वर्ड हो और उसी का सवर्णी वर्ड आ जाए तो वहां पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ में क्या होगा, यहां पर दीर्घ ई, तो क्या बनेगा, इधर रव था और इधर दीर्घ ई जोड़ेंगे और इधर इंद्र था। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, रविंद्र, क्या, रविंद्र, दिख रहा है बोर्ड पे, हाँ ठीक है, रविंद्र। ठीक है, इसी प्रकार और भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे भानुदय, क्या, भानुदय, तो भानुदय का क्या बनेगा, भानुदय। एक बात बताइए, यहाँ पे दीर्घ मात्रा कहाँ दिख रही है आपको, ना पे। तो अब यदि आपको विच्छेद नहीं पता तो आप लोग इसे अलग अलग तोड़ तोड़ के देख लीजिए। जैसे यदि मैं ऊ को ऊ से जोड़ूंगा तो देखिए इधर क्या होगा, भान हलंत कर दिया और इधर हो गया ऊ और इधर हो गया उदय। ठीक है, अब मैं संभावना बता रहा हूं क्या क्या बन सकती हैं। ऊ के बाद ऊ हो तो भी दीर्घ हो सकता है, ह्रस्व ऊ के बाद में दीर्घ ऊ आ जाए फिर भी दीर्घ ऊ हो सकता है। ठीक है, और दीर्घ के बाद में भी दीर्घ आ जाए तो भी क्या हो सकता है, दीर्घ होगा। और दीर्घ के बाद में यदि ह्रस्व ऊ आ जाए फिर भी क्या होगा, दीर्घ ही बनेगा। तो इधर में रख लीजिए भान, रख लीजिए, हमने सब जगह रख लिया भान क्योंकि मात्रा हमने अलग निकाल ली इसकी, भान। और इधर क्या है, दय। ठीक है, अब मैंने कहा है कि दोनों के अर्थ सार्थक होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। तो यहां पर देखिए कि भानु में जब ऊ जोड़ेंगे तो यहां पे क्या होगा, भानु यानी दीर्घ ऊ होगा, भानु धन उदय। क्या भानु होता है या नहीं होता, आप बताएंगे, सार्थक क्या है, भानु होता है कि भानु होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है, तो भानु फिर उदय तो होता है लेकिन भानु कोई शब्द नहीं होता पहले। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्या है, भानु धन उदय, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि उदय कोई शब्द ही नहीं होता, उदय तो होता है लेकिन भानु नहीं होता, इधर भानु पहले से ही गलत है। अब क्या है, इधर भानु, भानु, हाँ भानु सही है लेकिन उदय ये गलत है, उदय कोई शब्द नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, इधर क्या है, भानु धन उदय, तो संभावना किसकी रहती है, इसकी। तो क्या होगा, भानु धन उदय, यानी उ और उ मिलकर के क्या बने हैं, दीर्घ उ। ठीक है, तो हो गया भानुदय। ठीक है, अगली देखते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के, नोट करते रहना। भानुदय, ठीक। अब देख लीजिए बधूत्सव, क्या, बधूत्सव, बधूत्सव का विच्छेद क्या होगा, बधूत्सव। अब यहां पर हम देखेंगे दीर्घ मात्रा कहां दिख रही है आपकी, धा पे दिख रही है, तो इसी से अलग करने का प्रयास कीजिए। वध हमने अलग कर दिया, यहां पर क्या दीर्घ ऊ कर लीजिए, प्लस इधर क्या बचा, उत्सव। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, ह्रस्व ऊ, इधर उत्सव। ठीक है, इधर मान लीजिए वध के साथ हमने दीर्घ ऊ, इधर भी दीर्घ ऊ कर लिया, उत्सव। संभावनाएं बतानी है आपको इसमें क्या हो सकता है।
अब मान लीजिए इधर हमने हिरस्व देख लिया, इधर भी हिरस्व और इधर भी हिरस्व। तो अब बताइए आपके लिए संभावना क्या हो सकती है? वधु होता है कि वध होता है, उत्सव होता है कि उत्सव होता है? आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा क्या होता है। तो आप बताइए, वधु धन उत्सव होता है कि वधु धन उत्सव होता है, क्या होता है? तो जब भी हम वधूत्सव देखेंगे तो क्या रहता है, इसमें वधु नहीं होता। वधु तो होता है लेकिन उत्सव नहीं होता। वध होता नहीं है लेकिन वधु नहीं होता है, उत्सव नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वधु होता है और उत्सव होता है, यानी वधु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिलकर क्या बने हैं, दीर्घ उ बने हैं, तब बना है क्या, वधूत्सव। इसी प्रकार संभावना खोजा करिए। जब आप लोग खूब अच्छे से संधि बनाना सीख जाएंगे तो आप एक नजर में देखते ही आप बना सकते। केवल मैं सिखाने की दृष्टि से आप लोगों को ये 4 संभावनाएं बताता हूँ जिससे आपको समझ में और जल्दी आ सके। चलिए और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसी का। जैसे विष्णुदय, क्या विष्णुदय, यहीं पर देख लीजिए इस एग्जाम्पल को। विष्णुदय, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब आप इसको विच्छेद करके देखिए इसका क्या बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए आपने क्या नाम सुना, विष्णु का तो नाम सुना ही होगा। ड़ा हलंत करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊ बचेगा। ठीक है, अब दीर्घ है कि ह्रस्व है ये आपको पता करना है, विष्णु। अब यहाँ पर मैं उदय, ठीक है, क्योंकि संभावना तो ऐसे ही होता है, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ मिल करके भी दीर्घ ऊ हो सकता है। और कैसे, दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिल जाए फिर भी दीर्घ ऊ हो सकता है। और ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ मिल जाए फिर भी क्या हो सकता है, दीर्घ ऊ हो सकता है। तो अब हमें संभावना ये देखनी है कि कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ हो सकता है। अब संभावना आपको यह देखनी है कि इनमें से कौन सा हो सकता है, विष्णु होता है या विष्णु होता है या ह्रस्व, विष्णु पे ह्रस्व मात्रा होती कौन सी होती है बताइए। ठीक है, अब इनमें से संभावना देखिए क्या हो सकती है। यानी विष्णु धन उ अगर करें तो विष्णु होता है लेकिन उदय नहीं होता, ये सही है लेकिन ये गलत है। अब यहां देखेंगे विष्णु, क्या विष्णु, ये गलत है, लेकिन और ये भी गलत है क्योंकि विष्णु शब्द नहीं होता, विष्णु होता है, क्या होता है, विष्णु होता है। तो देखेंगे विष्णु कहाँ मिल रहा है, तो यानी विष्णु, यहाँ पर विष्णु सही मिल रहा है और उदय भी मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, विष्णु, ये गलत है और उदय सही है। लेकिन हमें क्या देखना है कि दोनों संभावना सही है। तो हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, विष्णुदय का विष्णु धन उदय, यानी ह्रस्व उ मिलकर क्या बने हैं, दीर्घ उ बने हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक री का भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद हम आगे अपनी खत्म करें संधि को। जितने अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे आप, कक्षा 11 और 12 की जो यूपी बोर्ड की कक्षा किताबें हैं उनमें से आप संधि लगाओगे, ज़्यादातर संभावना वहीं से रहती है कि बेसिक में यानी प्रश्न बनते हैं तो यहीं से ज़्यादातर बनाते हैं बेसिक की पुस्तकों को लेकर के। जैसे मात्र धन ऋणम, क्या मात्र धन ऋणम, तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पर वो क्या है, मात हलंत करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर री बचेगा और इधर री पहले से ही है। ठीक है, मात्र धन ऋणम, तो री ह्रस्वरी और दीर्घ री मिलकर, ह्रस्वरी और ह्रस्वरी मिलकर क्या बने हैं यहाँ पर, दीर्घ री। ठीक है, तो क्या बन गया आपका मातृडम, क्या बन गया, मातृडम। हमेशा ध्यान रखना, री का ह्रस्वरी है उसका केवल हल्का सा री है, मातृडम। लेकिन जब हमारा दीर्घ री आ जाए तो वहां पर हमें री पे जो है थोड़ा दबाव बना करके आगे बनाते हैं, जैसे मातृडम, क्या मातृडम। उसी प्रकार हम पितृधन ऋणम देख लेंगे तो क्या बन जाएगा, पितृडम। ये आप लोगों को मैं कुछ दूंगा बनाने के लिए, आप खुद देखेंगे। ठीक है, अगला एक होत्रधन लकार, ठीक है, एक देख लीजिए,
ल से संबंधित भी देख लीजिए क्या बनेगा। होत्र धन लकार, ठीक है, यानी यहाँ पे री है, यहाँ पे ल है, तो री और ल मिलकर के क्या बनते हैं? ल का दीर्घ होता है क्या? नहीं होता। लेकिन जब री और ल जब दोनों मिल जाए तो वहां पर क्या होगा? दीर्घ री हो जाता है। क्या बनेगा? इधर से होत हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा? री निकलेगा, और इधर से ल, ठीक है, कारह। तो री और ल क्या बताए गए? सवर्णी बताए गए, मैं बता चुका हूं अभी इससे पहले। तो क्या होते हैं? ये दीर्घ री हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? होत्रकारः, ठीक है, क्या हो जाता है? होत्रकारः। और होत्र किसे कहते हैं? आप सभी लोग परिचित होंगे। जब मैंने वेदों की चर्चा की थी तो बताया था कि होत्र किसे कहा जाता है? होत्र उसे कहा जाता है ऋग्वेद का ऋत्विक होता है, उसे होत्र कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ देता हूं एग्जाम्पल, जो आप लोग खुद अपनी कॉपी पे निकालेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। वाचनालय, इनके संधि विच्छेद आपको करना। वाचनालय, वाचनालय। और देखिए और क्या है? श्रीसह, श्रीसह दिखाई दे रहा है, ठीक है, श्रीसह। और सूक्त, क्या? सूक्त। सभी से एक एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग देख लेना। और मातृध्य, क्या? दीर्घ री है यहाँ पे, मातृध्य, ठीक है। ये 4 हो गए। और एक और देख लीजिए, भूर्जा, क्या? भूर्जा। 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने वर्ड दिए हैं, संधि वर्ड हैं। इनका विच्छेद करके आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, ठीक है। और बताते भी रहिए, जिससे पता लगता रहेगा आपको कितना आता है। जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत पढ़ रहे हो तभी इसकी जरूरत पड़े। आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, किसी अन्य राज्य या किसी स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर हिंदी आती है और संधि पूछी जाती है, तो संधि वही है, चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे संस्कृत में। लेकिन यदि यहाँ पर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने बताया है सूत्र के माध्यम से। यदि समझ में आई हो तो कमेंट और लाइक अवश्य करें और बताते रहें। और यदि ना समझ में आई हो तो वो भी कमेंट करें कि समझ में नहीं आई सर, और क्या समझ में नहीं आया, कौन सा एग्जाम्पल्स किस तरीके से समझ में नहीं आया, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आज अपनी कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। अगली जो संधि है एक एक करके मैं अगली छोटी छोटी कक्षाओं के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूंगा। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।